हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम फिजिक्स में अब आगे चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर आप एक बार हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने पढ़ा था विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोधता। ये सारे टॉपिक आज हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। प्रतिरोधों का प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का क्रम कि हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, समांतर क्रम में जोड़ते थे। ठीक है स्टूडेंट, हम इन सभी टॉपिक को एक बार फिर से करेंगे और इसमें कुछ नए टॉपिक भी आपको इस बार देखने मिलेंगे। आइए स्टूडेंट, इसमें पहला टॉपिक देखते हैं हम। पहला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। जैसा कि चैप्टर का नाम भी यही है, क्या है हमारा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा में हाई स्कूल में पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। मतलब कहने का मतलब है क्यू किसको किसको कहते हैं, आवेश को, और टी माने समय, और आई किसको निरूपित करता है, विद्युत धारा को। मतलब किसी भी समय आवेश के प्रवाह होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी समय आवेश प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और जिसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, एमीटर से। ठीक है स्टूडेंट्स, मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और मेजरमेंट किससे किया जाता है, एमीटर से। तो यहाँ पे पूछ लेते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें बताया कि आई क्या है, विद्युत धारा को डिनोट कर रहा है, जो कि क्या है, 1 एम्पियर होना चाहिए। तो हम आई की जगह लिख लेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, अब आवेश क्या है, आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, सी को कूलाम को सी से निरूपित करते हैं, और टाइम जो हमारा समय है वो कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी चालक में 1 सेकेंड में आवेश आवेश प्रवाह 1 कूलाम आवेश प्रवाह होता है, तो उस चालक में धारा जो होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे इसकी परिभाषा कि 1 सेकेंड में किसी चालक में, या ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह होता है, तो उस चालक में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, और जो एमीटर होता है, ये एक वहाँ पे इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, ए से डिनोट होता है, ए। ठीक है, कैपिटल ए से। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है विद्युत विभव, विभव या विभवांतर। ठीक है, जिसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं हाई स्कूल में, V इज टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। क्यू मतलब आवेश, और W माने कार्य, और V किसका प्रदर्शित करता है, विभव या विभवांतर को। ठीक है, अब हम विभव की परिभाषा पढ़ते हैं। विभव की परिभाषा क्या है, अनंत से किसी बिंदु तक क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य है, उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। जब हम अनंत से बात करेंगे, यदि हम अगर विभवांतर की बात करें तो हम बोलेंगे किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना, जब दो बिंदुओं की बात होगी तो विभवांतर आ जाएगा, जब अनंत से किसी बिंदु की बात होगी तो क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मात्रक क्या होता है, आपको पता ही है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और इसको किससे मेजरमेंट किया जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है स्टूडेंट, इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से। तो इसका साइन क्या होता है, वी होता है, कैपिटल वी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आया हमारा ओम का नियम। इसके बाद क्या आता है हमारा, ओम का नियम। तो ओम का नियम जो है, ओम का नियम, ओम का नियम होता है V प्रोपोर्शनल I। यहाँ पे लिखेंगे नियत ताप पर। ये ओम के नियम के अनुसार क्या होगा कि नियत ताप पर यदि किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगा, उसके मतलब उस चालक का विभवांतर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बताया था हमने ओम ने। ओम के नियम के थ्रू हमें पता चला कि उसके उसके किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन लेना पड़ेगा, जो कि हम कह लेते हैं आर। तो आर इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाता है V अपॉन आई। ये आर ही यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है,
मतलब प्रतिरोध का काम, मतलब प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो क्या करे, धारा का विरोध करे। ठीक है, किसका विरोध करे, धारा का विरोध करे। आप फॉर्मूले से भी देख रहे होगे ये क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब कहने का मतलब अगर धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, कम होगी। या हम उसकी दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं कि उस विभवांतर और धारा के अनुपात को भी क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और इसका साइन जो होता है वो इस टाइप से बना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने सड़कों पे हम देखते हैं, सड़कों पे क्या बने होते हैं, इस टाइप के ब्रेकर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, ब्रेकर बने होते हैं। ठीक है ना, तो वही सेम काम वहाँ पे क्या होता है, ब्रेकर क्या करते हैं, हमारी स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो उसी प्रकार से भी रेजिस्टेंस क्या करता है, या प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान को क्या करता है, कम करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, प्रतिरोध का। अगर यही हम यहाँ पर इसके ऊपर ये लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखना आपने, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ता है, लेकिन अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करोगे तो विभव पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, और धारा मतलब विभव के मान को बिना बदले हम धारा के मान को कम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जिसमें सबसे पहले आता है आर प्रोपोर्शनल एल। मतलब अगर तार की कोई चालक है, अगर उसकी लंबाई अगर बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमारा पहला रिलेशन निकल के आया है। दूसरा डिपेंड करता है आर वन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जब तार का आपने गोल सिरा जो लास्ट में आप देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या ये प्रकार से देखा जाता है, जिस चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जैसे हम मार्केट में तार लेने जाते हैं कॉपर का, तो वहाँ हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि इतने mm का तार दे दो, 5 mm का, 10 mm का तार दे दो। हम मोटाई के हिसाब से लेके आते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धारा प्रवाहित हो। धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तीसरा इसमें बात आती है, तीसरा है पॉइंट इसमें कि उसका नेचर। ठीक है, नेचर का मतलब क्या हो गया, तो किस टाइप का, किस धातु से मिलकर बना हुआ है। कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। ठीक है, तो किस कॉपर का बना है ये, सॉरी किस धातु का बना है ये भी इस बात पे भी प्रतिरोध डिपेंड करेगा। चौथा आएगा हमारा यहाँ पे टेम्परेचर या ताप। ठीक है, ताप का मतलब क्या हो गया, ताप का मतलब यदि किसी भी चालक का ताप बढ़ता है तो भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि किसी भी चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो जो रिलेशन है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं, इन दो रिलेशन को, फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारा निकल के क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए का ये हमने फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट का साइन हटाएं तो क्या आएगा, रो एल अपॉन ए। यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट क्या आएगा, रो एल अपॉन आर इज टू रो एल अपॉन ए। अगर हम यहाँ रो की वैल्यू निकाल लें तो आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ पर रो क्या है, प्रतिरोधता। ठीक है, तो यहाँ पर रो क्या है, प्रतिरोधता है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, ओम मीटर। आप देख ही रहे हो, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, मीटर। तो प्रतिरोधता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रतिरोधता पे क्वेश्चन आता है कि आपने देखा होगा हाई स्कूल में भी हमने सुना था कि नाइक्रोम का यूज़ क्यों किया जाता है। जैसे हमारी प्रेस है या टोस्टर है, इन सबके जितने भी एलिमेंट हम रोस्टर उसमें हम नाइक्रोम का यूज़ क्यों करते हैं। तो अब मैं बता दूं, नाइक्रोम क्या होता है, आधातु होती है। तो आधातु की मतलब कहने का मतलब प्रतिरोधता जिसकी ज़्यादा होती है वो किससे ज़्यादा होगी, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, मतलब इसमें धारा कम से कम बहेगी या धारा को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। तो जो धातु होती हैं वो धातु और मिश्र धातु। तो जो हमारी आपकी जो नाइक्रोम है वो क्या है, मिश्र धातु है, और मिश्र धातु की क्या होती है, प्रतिरोधता ज़्यादा होती है। इसलिए नाइक्रोम का यूज़ टोस्टर या प्रेस के एलिमेंट में किया जाता है। पहला रीज़न तो आपका यही हो गया कि उसकी प्रतिरोधता क्या होती है, ज़्यादा होती है मिश्र धातु की। ठीक है, और दूसरा रीज़न हुआ कि वो कभी भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, कभी भी उन पर जंग नहीं लगेगी, इसलिए हमारा नाइक्रोम का यूज़ उसमें
किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, प्रतिरोधकता निकल कर आ गया। रो क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आता है प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम, इसे बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप पढ़ चुके हैं, 2 ही क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम और एक क्या होता है, हमारा समांतर क्रम। एक क्या होता है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा क्या होता है हमारा समांतर क्रम। ठीक है स्टूडेंट, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम अंतर मैं बताना चाहता हूँ। श्रेणी क्रम में जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, हमारे घर की जैसे हम दीपावली पे झालर लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, झालर में हम सबको एक ही धारा देते हैं, एक ही प्लग से जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो आई है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, और वी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वोल्टेज हर बल्ब की अलग अलग होगी। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ बल्ब तेज़ जलेंगे और कुछ बल्ब क्या होंगे, धीरे जलेंगे। ठीक है ना, तो मतलब आई नियत रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी, आपकी वोल्टेज क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन समांतर क्रम में देखा जाए तो समांतर क्रम कौन सा होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि घर में हमारी जो भी फिटिंग हो रखी है वो समांतर क्रम में हो रखी है। ठीक है, तो हमें देखा कि वहाँ पर क्या होता है, सबके लिए सेम वोल्टेज आती है 220। मतलब वी क्या होता है, नियत होता है, और आई क्या होता है आपका, चेंज होता रहता है। क्योंकि देखो सबके लिए आई क्या होगा, चेंज होगा, मतलब नियत नहीं रहेगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एसी के लिए अलग वोल्टेज चाहिए और एक बल्ब के लिए अलग वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज सेम होती है लेकिन करंट क्या चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। जो बल्ब को करंट जा रहा है उससे हम एसी नहीं चला सकते। तो मतलब कहने का मतलब हमें घर की वायरिंग करनी है या घर की चीज़ों की फिटिंग करनी है तो उसके लिए हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, उसे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ना कि श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर हमको सबको सेम करंट देना है तो हमें उसे किस में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, दीपावली में हम अपने घरों में जो झालर लगाते हैं। ठीक है, तो हम इनको डीपली पढ़ते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हैं क्या। तो हम इसमें पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हमने देखा और ये समांतर क्रम का बनना था, श्रेणी क्रम में हम देखते हैं। हमने यहाँ पर 3 रजिस्टेंस ले रहे हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, एक ही वायर से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करा है, इन्हें एक ही वायर से जोड़ दिया। ठीक है, R1, R2 और R3। तो जैसा हमें पता है कि सबके लिए करंट सेम गया होगा आई, लेकिन सबके लिए वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग होगी। तो पहले के लिए हमने V1 मान ली, दूसरे के लिए V2 मान ली और तीसरे के लिए मान ली V3 मान ली। ठीक है ना, तो R1 के लिए V1 वोल्टेज हो गई, R2 के लिए V2 वोल्टेज हो गई और R3 के लिए V3 वोल्टेज होगी। लेकिन श्रेणी क्रम में तो करंट सबके लिए क्या जाएगा, सेम जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तो जो हमारा क्या डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो हम क्या किसका रिजल्टेंट निकालेंगे, वोल्टेज का निकालेंगे। तो V इज टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ओम के नियम के हिसाब से हमें पता है कि R इज टू क्या होता है, V अपॉन I। तो V इज टू क्या हो जाएगा, I R। तो V1 इज टू क्या आएगा, I R1। V2 इज टू हो जाएगा I R2 और V3 इज टू क्या हो जाएगा, I R3। ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, वहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो I से I कॉमन निकल जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, R इज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कहने का मतलब है कि अगर हम श्रेणी क्रम में किसी चीज़ों को जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, ज़्यादा निकल कर आएगा अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर इसी क्रम में हम समांतर क्रम पढ़ेंगे तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग एक तार पे एक ही प्रतिरोध जोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक तार पर एक ही प्रतिरोध जोड़ा R1 पहले तार पर, दूसरे तार पर R2,
तीसरे तार पे R3, फिर से इसे बैटरी से जोड़ दिया है हमने, ठीक है। यहाँ से धारा आई ही जाएगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे धारा आई गई, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, I1, I2 और I3, ठीक है। लेकिन सबके लिए वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी V, और करंट सबके लिए अलग जाएगा। तो यहाँ पर करंट कौन सी चीज़ डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। तो करंट कांस्टेंट किसका निकल के आएगा, करंट का निकल के आएगा, जो कि क्या होगा हमारा I = I1 + I2 + के I3। फिर से ओम के नियम का उपयोग करेंगे। ओम के नियम के हिसाब से क्या होगा, हमने पढ़ चुके हैं। ओम के नियम के हिसाब से क्या है, R = V/I। हमारा क्या है, ओम के नियम के हिसाब से हमारा क्या है, R = V/I, ठीक है स्टूडेंट। अब यहीं पे हम अगर वैल्यू निकालें, किसकी निकालेंगे हम यहाँ पे वैल्यू, I की। तो I = क्या जाएगा हमारा, V, आपका I से चला जाएगा और R कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो V/R। तो I1 = क्या जाएगा, V/R1, I2 = क्या जाएगा, V/R2, और I3 = क्या जाएगा, V/R3। तो ये सारी वैल्यू हम इस क्वेश्चन में डाल देंगे। तो क्या आएगा, V/R, V/R1, V/R2, V/R3। अगर हम दोनों तरफ से V कॉमन आ जाएगा और निकल के आएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम। समांतर क्रम में हमने देखा कि सब क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल में जोड़ रहे हैं, मतलब उल्टे जोड़ रहे हैं या सगियों के होकर जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर तुल्य प्रतिरोध कम करना है आपको, तो आपको किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। और आपको अगर तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा करना है तो आपको किस में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये अभी तक हमने उन टॉपिक को डिस्कस करा है जो कि कहाँ से हमारे किससे रिलेटेड है, हाई स्कूल से रिलेटेड है। अब इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।